उसके बाद हम करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स जो हमने कल किया उसके ऊपर बेस्ड। पहला लिखें आप। पहला सवाल है I इज इक्वल्स टू रूट टी, करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन इन सच अ वे। आपको निकालना है I एवरेज ओवर t इक्वल टू 2 to 4 सेकेंड्स। कल हमने देखा कोई फंक्शन अगर टाइम का गिवन हो तो उसका एवरेज कैसे निकालते हैं। अगर इफ अ फंक्शन एफ टी इज गिवन तो उसका फॉर्मूला हमने देखा था। आप ट्राई करें पहले, फिर बताऊंगा मैं। किसी भी फंक्शन एफ टी का एवरेज, सक्षम, एफ टी का एवरेज क्या होता है? तो फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला पूरा बताएं। इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी ओवर कंप्लीट टाइम अपॉन टाइम, वही करना है बस। यहाँ पे एफ टी क्या है? ये, और उसको इंटीग्रेट करना है जो आपको टाइम गिवन है, डिवाइड बाय दैट टाइम। हाँ जी, 2√3, 2√3 आ रहा है यहाँ तो। नहीं सॉरी, आई एवरेज तो थोड़ा अजीब सा ही आ रहा है, 8 माइनस समथिंग समथिंग। एवरेज ऑफ अ फंक्शन एफ टी इज गिवन बाय इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी डी टी 0 to t अपॉन टी। देख लेंगे ध्यान से। एफ टी क्या है? एफ टी है √2t डी टी 0 to t अपॉन टी। √2 आपका कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, बाहर आ गया। अंदर आपका रह गया t। एक मिनट, सॉरी, शायद मैंने फंक्शन गलत लिख दिया। हाँ, इस हिसाब से आंसर अलग आएगा। आपका फंक्शन है 2√t। थोड़ा चेंज कर लें, इस फंक्शन के हिसाब से आप निकालें तो आपका 2√t इस तरह का फंक्शन है। करते रहे मोक्ष, इसका इंटीग्रेशन करें। हाँ, मैंने जनरल फॉर्मूला लिखा है वो 0 to t, यहाँ पे आपका लिखेंगे तो आप आएगा 2 to 4। हाँ जी, ये आया है 2/3 बाहर आया है, 8 माइनस 2√2 आया है। हाँ, वो कट जाएगा, ठीक है। आप √8 को निकालेंगे ना तो वो कट जाएगा। देख लें, आसान इंटीग्रेशन। आई थिंक ये 2 बाहर आएगा, 2 बाहर आएगा
टी की पावर हाफ का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी की पावर 3/2, टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2, 3/2 अपॉन करेंगे तो ये 3 नीचे और 2 ऊपर आ जाएगा फाइनली। और इसको आपको लिमिट्स लगानी है 2 to 4 और डिवाइड बाय टाइम, टाइम कितना है आपका 2 सेकेंड, तो 2 करेंगे तो ये कट जाएगा। अब आप वैल्यूज़ पुट कर दें, इसको भी बाहर निकाल सकते हैं आप, ये आपका 2/3 हो जाएगा, 2/3 बाहर आ गया, अंदर आ गया 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2। ठीक लिखा है ये, सबको क्लियर है? ठीक है, सोल्व कर लें इसको। कैसे करेंगे सोल्व? आप इसमें ये भी कर सकते हैं, 2⁻³ कॉमन निकाल लें, है ना, उससे भी हो जाएगा। फाइनल जो आपका आंसर आ रहा है वो मैं लिख देता हूं, फाइनल आंसर इज 2/3 8 माइनस 2√2। तो आपको किसी फंक्शन का एवरेज निकालना आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, v इक्वल टू 20 साइन 100πt, ये आपको पोटेंशियल दे रखा है, जो आपका सोर्स का पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो ऐसे वेरी कर रहा है, आपको निकालना है पोटेंशियल v एट t इक्वल टू 1/600। हाँ जी, हाँ, निकाल पा रहे हैं? कितना आंसर आया? 6 आया, 6 लाख, इतना महंगा हो गया तो बहुत। हाँ जी, पुट करके बताएं क्या बनेगा। ये कोई रॉकेट साइंस है क्या? टी की जगह क्या पुट करना है? 1/600 पुट करना है, क्या बन जाएगा? यहाँ पे टी की जगह 1/600 पुट करेंगे, 100/600 कितना आ गया? 1/6 π/6, साइन π/6 कितना होता है? साइन π/6 कितना होता है? साइन π/6 इज साइन 30, साइन 30 इज हाफ, और हाफ इंटू 20 इज 10, आंसर इज 10 वोल्ट। लोकेश जी कहाँ रहते हैं? ठीक है, जनरली हम पोटेंशियल डिफरेंस को साइन के फंक्शन की तरीके से वेरी कराते हैं, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका जो वोल्टेज सोर्स है वो उसी से वेरी कराए, है ना। फॉर एग्जांपल इसकी बात करें, यहाँ पे वोल्टेज वेरी कर रहा है, मैग्नीट्यूड टाइम के साथ बदल रहा है, तो यहाँ पे इसने पूछा है, पहली बात तो एक टाइम इंटरवल के बाद वो फॉर्म जो है पोटेंशियल का अपने आप को चेंज कर रहा है, तो पीरियोडिक फंक्शन तो ये भी है।
तो पीरियोडिक फंक्शन में यहाँ पे आपको निकालनी है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होती है कि कितने टाइम के बाद वो चीज़ अपने आप को रिपीट करती है, ठीक है। और फिर निकालना है वी एवरेज, जो पोटेंशियल का यहाँ पे एवरेज होगा वो निकालना है। जो कॉन्सेप्ट कल लगाया था वही लगाना है। हाँ हाँ, वो सेम, वो आगे इनफाइनाइट तक जाता रहेगा। हाँ, आपका एक साइकिल यही कंप्लीट हो गया, वही साइकिल रिपीट कर रहा है फिर। हाँ जी, कर पा रहे हैं। देखो, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि आपने 1/t, 1/t, टी क्या है? टाइम पीरियड ऑफ वन साइकिल। टाइम पीरियड ऑफ वन साइकिल इज 100 मिली सेकेंड्स। तो टाइम पीरियड इज 100 मिली सेकेंड को सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो फ्रीक्वेंसी इज 1/t, तो 10 सेकेंड इनवर्स या 10 हर्ट्ज। ये आप नोट करेंगे नहीं, अगर आपको ये लगता है कि सेकेंड इनवर्स को हर्ट्ज बोलते हैं, आपकी सेम वो है। फ्रीक्वेंसी निकल गई। वी एवरेज क्या होता है? एफ टी डी टी ओवर वन साइकिल। इसका मतलब एरिया अंडर द कर्व ओवर वन साइकिल। तो एरिया अंडर द कर्व निकालना है और डिवाइड बाय टाइम पीरियड, ये तो होता है। तो आप इसका एरिया निकाल लें। एरिया विल बी, वी एवरेज निकालने के लिए आपको करना होता है एफ टी डी टी ओवर वन साइकिल। इट मीन्स एरिया ऑफ दैट। एरिया निकालना है तो आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो आपकी ये हो गया 100/1000। तो वी एवरेज कम्स आउट टू बी, ये डिवाइड बाय टाइम भी करना पड़ेगा। डिवाइड बाय टाइम करेंगे तो टाइम हो गया 100/1000। ये कटेगा 5 वोल्ट। वैसे भी आप देखें ये लीनियरली वेरी कर रहा है। जो आपकी वोल्टेज है वो लीनियरली वेरी कर रही है। अगर कोई चीज़ लीनियरली वेरी करती है तो उसका एवरेज मिड होता है, उसका 0 और 10 का मिड 5 है। तो आपका एवरेज आ गया 5। मोस्ट क्लियर है? कैसे आया बताए, समझाए एक बार। हाँ जी, पहले टाइम निकालिए। टाइम कितना आया? ठीक है, उसके बाद ठीक है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी का एवरेज कर लिया। फ्रीक्वेंसी का एवरेज कितना आया? वोल्टेज का एवरेज का मतलब है एफ टी डी टी ओवर वन साइकिल। इट मीन्स एरिया अंडर द कर्व इन वन साइकिल। वो एरिया निकाल लिया। ये एरिया आपको रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी डी टी ओवर वन साइकिल एंड डिवाइडेड बाय टाइम बिकम्स द एवरेज वैल्यू। अगला सवाल करें। एक्चुअली ना वो डेफिनेशन में कल मैंने एक बात आपको कही थी कि आपका एसी करंट का डायरेक्शन चेंज होगा, है ना।
यहाँ पे डायरेक्शन चेंज तो नहीं हो रहा है, तो इसको आप डीसी ही बोलोगे। डीसी में आपका मैग्नीट्यूड बदल रहा है बस। एसी करंट में डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्शन बदलनी चाहिए। पूछना है गुणित, बताएं। ये वाला, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, हाफ 10 इंटू दिस। ये आपका मिली सेकेंड में गिवन है, उसको मैंने सेकेंड में कन्वर्ट करके किया है, ठीक है ना। इसको मैंने सेकेंड में कन्वर्ट करके लिखा है। हाँ जी, हो पा रहा है सवाल? बताएंगे। यहां तक आ गया आपका? ठीक, देख लें भाई, आई एम की वैल्यू कितनी है? 4। अगर ये एम्पियर में तो 4 एम्पियर। आई आर एम एस की 2√2, 4/√2 2√2 एम्पियर, यदि ये एम्पियर में है तो। फ्रीक्वेंसी कितनी है? फ्रीक्वेंसी से पहले आप बता दें टाइम पीरियड कितना है। हाँ जी, कैसे निकालते हैं? 2π/ω। ये वाला टर्म ओमेगा है आपका, ओमेगा टी होता है वो, तो ये हो गया 2π/ω मीन्स 100π, ये कटा 1/50 आ गया टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1/t, इट मीन्स फ्रीक्वेंसी बिकम्स 50 हर्ट्ज या सेकेंड इनवर्स। इतना क्लियर है? अब आप समझें फेज का मतलब क्या है। कल जो हमने फेजर डायग्राम किया था, उसमें आपका वेक्टर जिस भी एंगल पे होता है उस एंगल को बोलते हैं फेज, है ना। और उस एंगल से क्या होता है? उस एंगल से ये पता लगता है कि आपका वेरिएशन कहाँ कितना है उस टाइम पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं इस ग्राफ में यहां पे अगर आप इस पॉइंट को फेजर डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो इसका मतलब वैल्यू आपकी 0 से कुछ पॉजिटिव नंबर है,
इसका मतलब आपका पार्टिकल फेजर डायग्राम में कहीं यहाँ रहा होगा। तो फेजर डायग्राम का जो एंगल है वो आपको बताता है कि आपकी क्वांटिटी का वेरिएशन अभी पॉजिटिव है, नेगेटिव है या कैसा है। तो कुल मिला के फेजर डायग्राम के एंगल को ही आप फेज बोलते हैं। अगर यहाँ पूछा गया है कि इनिशियल फेज कितना है तो आप t इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, तो साइन के अंदर क्या आया, π/3, तो π/3 इज इनिशियल फेज। हाँ जी, करंट एट t इक्वल टू 0, आप t को 0 पुट कर दें, साइन π/3 कितना होता है 60 डिग्री, साइन 60 √3/2, तो 2√3, करंट इज 2√3। लास्ट केस में आपको टाइम को 0 पुट करना है और कुछ भी नहीं करना, 0 पुट कर देंगे, आपका साइन π/3 आ जाएगा, साइन 60 इज √3/2, 2 कटेगा 2√3। हाँ जी, 4 एम्पियर कैसे आया? आप ये देखें, जनरली आपकी इक्वेशन होती है I इक्वल टू आपका ये वाला फंक्शन वेरी करता है तो कांस्टेंट होता है, और ये आपका 1 से -1 जाता है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 4, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू +1 होनी है, तो उसकी क्या हो जाएगी, जो यहाँ पे है आपकी उसको मल्टीप्लाई करके वही मैक्सिमम वैल्यू होगी। IM इज 4। अगला सवाल रेडी आपका, करें ट्राई। इनिशियल फेज ऐसे आया, इनिशियल का मतलब है स्टार्टिंग, स्टार्टिंग का मतलब t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 में साइन के अंदर जो एंगल बन रहा है वो एंगल π/3 है। हुआ, देखते हैं। हाँ, हो गया, कितना आया π/3। फेज डिफरेंस अलग वर्ड है, फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I। जो हमने कल सवाल सोल्व किया था वहां पे हमने कहा था कि सेम फेज में है, क्योंकि I और V का फेजर डायग्राम में जो आपका वेक्टर है वो सेम एंगल पे रहता है हमेशा, है ना। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या, पहली बात तो जब भी आपको I और V में फेज डिफरेंस देखना हो, आप दोनों को एक जैसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनाएंगे, या तो यहाँ कोसाइन बनाएंगे या यहाँ साइन बनाएंगे। क्या आप कोसाइन का साइन बना सकते हैं, कैसे? अगर कहीं पे लिखा हो साइन π/2 प्लस थीटा, कैन इट बी रिटन एज कोस थीटा? बताएं। देखो, नहीं, बहुत सारे होते हैं वो। साइन 90 प्लस थीटा इज कोस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज ऑल्सो कोस थीटा। सही बोल रहा हूँ क्या, है ना? कोस 90 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। सबको याद है ये? कैसे याद करते हैं बता देता हूँ। जब भी आपका 90 का टर्म आता है तो साइन कोसाइन बनता है और कोसाइन साइन बनता है। अब देखें, ये आपका एंगल सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, इसलिए वहाँ प्लस साइन आया। साइन 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, साइन पॉजिटिव। कोस 90 माइनस थीटा, कोस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव, नेगेटिव साइन आएगा, वो पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे जब भी आपको फेज कंपेयर करना है दो चीज़ों का, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उनको दोनों को सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनाएंगे। तो यहाँ मैंने v को बनाया v इक्वल टू वी एम
साइन π/2 प्लस ओमेगा टी प्लस π/3। ठीक लिखा है? हाँ जी। इसके बाद आप इन दोनों को ऐड करें, बताएं कितना आएगा। 5 या ओमेगा टी पहले लिख लें, ओमेगा टी प्लस 5 π/6। अब देखें, अगर आप ये आई है, ये आपका वी है, हमने चेंज नहीं किया है, बस रीअरेंज किया है ना, रीअरेंज किया है। इसका मतलब क्या हुआ, जब आप फेजर डायग्राम बनाएंगे तो t इक्वल टू 0 पे i का फेज कितना है 0, तो आपका i यहां रहेगा t इक्वल टू 0 पे। ठीक है, मान लेते हैं vm, इसका मैग्नीट्यूड अलग है थोड़ा सा, तो वेक्टर बड़ा होगा, क्योंकि आपका जो सर्कल बनता है वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, उसका रेडियस। तो यहां पे vm है तो मैंने अलग सर्कल बनाया है, बट t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे उसका फेज कितना है, हाँ जो भी इसकी वैल्यू आएगी 150 आ रही है, हाँ जी 150 आ रही है, तो कहीं यहां होगा। इसके बाद दोनों वेक्टर सेम ओमेगा से रोटेट करेंगे, तो अब इनके बीच का ये वाला एंगल क्या है, कांस्टेंट रहेगा। ये ऐसे मूव करते रहेंगे अब और वेरी कराते रहेंगे, तो इनके बीच का फेज डिफरेंस ऐसे आता है आपका। ये हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिटेल में किया हुआ है, वैसे वहां पे फेज डिफरेंस और सब आता है, नोट डाउन कर लेंगे। एक लास्ट सवाल और करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। इस चैप्टर में न्यूमेरिकल पोर्शन सब्सटेंशियल है आपका, पिछले 2 चैप्टर्स आपके थ्योरेटिकल थे। v इक्वल टू ये आपका वेरी कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज, आपको निकालना है। कैलकुलेट टाइम लिख लें आप, कैलकुलेट टाइम टेकन टू रीच फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम। आपको 0 से मैक्सिमम वैल्यू पहुंचने में कितना टाइम लगेगा वो बताना है। ये आपका v ऐसे वेरी करेगा ना, 0 से स्टार्ट होके और ऐसे जाएगा, तो 0 से स्टार्ट हुआ है, मैक्सिमम पहुंचने में कितना टाइम लगेगा वो आपको निकालना है। उसके बाद वन बाई, हाँ ऐसा ही कुछ है, नहीं नहीं, देख लें इस साइकिल का टाइम पीरियड क्या होगा, ये मोक्ष बताएगा। ये साइकिल कितने टाइम में कंप्लीट होगी बताएं, आप बताएं सक्षम। कल मैंने बताया था, आप ध्यान से देखें, अगर y इक्वल टू साइन थीटा है तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा 2 पाई होगा। अगर y इक्वल टू साइन 2 थीटा है तो टाइम पीरियड क्या होगा 2 पाई/2। जो नंबर भी यहाँ मल्टीप्लाई होगा वो डिवाइड में आके टाइम पीरियड देता है आपका। यहाँ पे क्या है, थीटा की जगह टाइम है, वेरिएबल आपका टाइम है, मल्टीप्लाई क्या है 100 है, तो टाइम पीरियड विल बी 2 पाई/ओमेगा, और ओमेगा यहाँ पे क्या है 100/पाई। टाइम पीरियड इज 1/50
सेकेंड्स, ये पूरा टाइम पीरियड है, पर आपको निकालना कहाँ से है, 0 से मैक्सिमम पहुँचने तक का टाइम निकालना है। तो पूरे टाइम का 1/4 हो जाएगा, 1/4 करेंगे तो योर आंसर विल बी, जो टी आपको निकालना है वो हो जाएगा T/4 विच इज़ 1/200 सेकेंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज AC वोल्टेज अप्लाइड टू एन इंडक्टर। लिख लिया ये, कल हमने किया था क्या, AC वोल्टेज अप्लाइड टू अ रेजिस्टर, एक रेजिस्टेंस में AC वोल्टेज लगाया था और करंट क्या बना था वो देखा था। आज देखेंगे इंडक्टर में क्या होता है। इंडक्टर आपका एक इस तरह का कॉइल होता है जिसको यदि आपने एक AC सोर्स से अटैच किया, इसका इंडक्टेंस इज L, वोल्टेज आपका टाइम के साथ वेरी करेगा। लेट से एट एनी टाइम t करंट इज I, जो आपका वोल्टेज सोर्स है मैथमेटिकली इट इज गिवन बाय V = Vm sin ओमेगा t। बेसिक पार्ट वैसा ही है, V गिवन है, I निकालना है, क्या लगाएंगे, किरचॉफ लूप रूल। आप मान लें किसी टाइम t पर, मान लें आपका पोटेंशियल यहाँ पॉजिटिव है, तो यहाँ से जब यहाँ जाएंगे आप पोटेंशियल अप्लाइंग किरचॉफ लूप रूल है ना, अप्लाइंग किरचॉफ लूप रूल प्लस V हो जाएगा यहाँ से यहाँ। अब देखें अगर यहाँ पे V बढ़ रहा है ना, या कहें हाँ अगर V बढ़ रहा है तो वहाँ मान लेते हैं कि करंट बढ़ रहा होगा, उसको वो अपोज करेगा, उसको वो अपोज करेगा, तो क्या इसके अंदर एक इंड्यूस्ड EMF जनरेट होगा। वो इंड्यूस्ड EMF कितना होगा, d∅dt, या हमने एक और टर्म लिखा था आपको ध्यान हो तो, E = -LdI/dt, ध्यान है। तो यहां पे प्लस V हुआ है, वहां पे कुछ घटेगा, वो आपका -LdI/dt। ये आपका सोर्स का पोटेंशियल डिफरेंस है और ये आपका इंड्यूस्ड EMF का है। ये ध्यान नहीं है किसी को, सुन ले कैसे आया है ये आया है आपका फ्लक्स, यहां से जो भी वोल्टेज सोर्स है उससे यहां से करंट आएगा, उस करंट का जैसे ही यहाँ पे ये करंट यहाँ फ्लो करेगा तो उसका फ्लक्स होगा, और यदि वो फ्लक्स ये करंट अगर टाइम के साथ वेरी कर रहा होगा तो फ्लक्स भी टाइम के साथ वेरी करेगा, फ्लक्स विल चेंज, इंड्यूस्ड EMF विल जनरेट। इस कोयल के अंदर जो आपका फ्लक्स बनेगा इट इज प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट। अगर करंट फ्लोइंग थ्रू इट प्रोपोर्शनल है तो आपने लिखा था phi = Li, और इंड्यूस्ड EMF का फॉर्मूला होता है -d∅/dt, वहां से आया -LdI/dt। तो ये आपका इंड्यूस्ड EMF है, यहां पे बढ़ा और वहां घटा और बराबर 0 हो गया। अब आप इसको V की जगह वो पुट कर दें, V = Vm sin ओमेगा t = L
डी आई बाई डी टी, डी आई को इस साइड रखें और डी टी को इस साइड ले आए और एल को भी उस साइड ले जाएं, डी आई बिकम्स वी एम बाई एल, ये एल इस साइड आ गया, डी टी यहाँ आएगा, साइन ओमेगा टी डी टी। बताएं ठीक लिखा है क्या? इस एल को यहां ले आए, वी एम बाई एल हो गया, वी एम बाई एल साइन ओमेगा टी, और डी टी मल्टीप्लाई किया है तो डी आई बिकम्स वी एम बाई एल साइन ओमेगा टी डी टी। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अगर दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो वो आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ डी आई इक्वल टू वी एम बाई एल इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी। ये आपका हो जाएगा आई और उसका इंटीग्रेशन वी एम बाई एल बाहर आ जाएगा। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? कोस ओमेगा टी या माइनस कोस ओमेगा टी, माइनस कोस ओमेगा टी। अगर माइनस कोस ओमेगा टी होता है आपका तो हाँ, इसके अलावा कुछ और आएगा, ओमेगा और आएगा। जब आपका सिंपली फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, y इक्वल टू साइन थीटा हो और आपको डी वाई बाई डी थीटा निकालना हो तो आप माइनस कोस थीटा लिख सकते हैं। बट यदि यहाँ पे ऐसा हो तो पहले इसको इंटीग्रेट करके फिर अंदर वाले को डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट करके 2 आ जाएगा और वो आपको डिवाइड करते हैं, ऐसे होता है। तो यहाँ पे आपने इसको इंटीग्रेट किया तो माइनस कोस ओमेगा टी आ गया, बाद में अंदर वाले को किया तो ओमेगा आ गया, ओमेगा आपका नीचे आ गया। I becomes माइनस वी एम बाई एल कोस ओमेगा टी, और ओमेगा मैंने यहाँ लिख दिया, माइनस वी एम ओमेगा एल इंटू कोस ओमेगा टी। लास्ट केस में आप देखें, हमारा जो वी एम था वैसा ही हमारा आई, सॉरी वी था वैसा ही आई भी आया था। यहाँ पे आई के टर्म में आपका कोस का टर्म आ रहा है, तो कैसे ही आप मैनिपुलेट करके उसको साइन का बना सकते हैं, बनाएं। इसको आपको मैनिपुलेट करके साइन का बनाना है, बताइए कैसे बनाएंगे? बन गया? हाँ जी, क्या कह रहे हैं? यहां से आप मैथ्स वाले हैं ना, बायो वाले हैं, साइन 2 थीटा इसका इंटीग्रेशन, सॉरी तो मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया, गलत किया है मैंने। जब इंटीग्रेशन करते हैं आप y का तो साइन 2 थीटा बनता है माइनस, साइन थीटा का बनता है माइनस कोस थीटा। लेकिन साथ में अगर वो सिंपल थीटा नहीं है, 2 मल्टीप्लाइड है, तो अंदर वाले को डिफरेंशिएट करके उसको डिवाइड करना भी होता है। तो पहले आपने इंटीग्रेशन में क्या किया, माइनस कोस, यहाँ पे कोस 2 थीटा हो जाएगा, कोस 2 थीटा अपॉन 2। कोई डाउट इसमें? डाउट है? हल्का हल्का नहीं होना चाहिए यार, तो चलो ठीक है, यहाँ आ जाएं। मैं कह रहा हूँ कि इसको आपको क्या करें, इंटीग्रेट किया है, इंटीग्रेशन भी वही होता है, आपका साइन का डिफरेंशिएशन कोस थीटा होता है और इंटीग्रेशन माइनस साइन माइनस कोस थीटा होता है। हाँ जी बताएं क्या बनना चाहिए साइन के साथ? ठीक है, मैं लिख रहा हूं, आप बताना कि ये उसको वापस वही लिख सकते हैं क्या, वी एम बाई ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2।
अब बताएं क्या इससे वापस वही टर्म बन सकता है क्या? इससे वापस वही टर्म बन सकता है? आयुष बताएं। हाँ जी, डिफरेंशिएशन नहीं, सिंपल इसको ओपन, हाँ ओपन अप कर देने का कैसे करेंगे? आप इसको माइनस कॉमन ले लें अंदर में। अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा आपका आंसर यहाँ पे, ये आपका आई का एक्सप्रेशन आ चुका है। बस मैं अब ये दिखा रहा हूं कि इसको वापस सोल्व करके हम वहां पे जा सकते हैं, वो देख रहे हैं। साइन, इसको लिख सकता हूं मैं माइनस π/2, ठीक है। साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, ये आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए। साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, सबको पता है ये? अगर नहीं पता है तो आप ग्राफ से अंदाजा लगा सकते हैं। कैसे? साइन का ग्राफ आपका ऐसे होता है, इसके बाद अपने आप को रिपीट करता है, पीछे भी रिपीट करता है, ठीक है। अगर पीछे भी रिपीट करता है तो आप देखें साइन थीटा पे जो वैल्यू है और जो साइन माइनस थीटा पे वैल्यू है, उनके बीच में प्लस और माइनस का अंतर रहेगा। तो साइन माइनस थीटा का आउटपुट नेगेटिव आएगा, साइन थीटा का पॉजिटिव आएगा। तो साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हैं इसको। अगर ये लिख दिया तो माइनस बाहर आ जाएगा। अब साइन π/2 माइनस ओमेगा टी, साइन 90 माइनस थीटा इज कोस थीटा, आपका वापस वही बन गया। तो हमें Vm गिवन था, ये हमने V गिवन था I निकाल लिया, V गिवन था I निकाल लिया। आप ये बताएं क्या दोनों सेम फेज में हैं V और I? इस साइड नोट कर लिया ना? कहीं नहीं हटाया हमने, मैंने बस ये कहा है मैथमेटिकली दिस थिंग कैन बी रिटन एज दिस, है ना। और फिर मैंने प्रूव कर दिया इससे वापस वहीं जा सकते हैं विदाउट डूइंग एनीथिंग, सिंपल मैथ लगा के। हमने क्या किया, इसमें माइनस साइन कॉमन लिया, साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, और फिर आपका साइन 90 माइनस थीटा इज कोस थीटा, तो वापस वहीं पहुंच गया। किसकी समझ में आया? नहीं आया बेटा? देखो ये वाला, इसके बारे में मत सोचो एक बार, मैं कह रहा हूं कि ये पूरा टर्म इसके बराबर है, ठीक है। अब मैं प्रूव ये कर रहा हूं कि ये वाली चीज को मैं शुरू में लेके वहां तक पहुंचूंगा। कैसे? पहले आपने वो माइनस अंदर कॉमन ले लिया, ये ऐसे कॉमन ले लिया, ये पूरा थीटा बोल दिया, साइन माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब माइनस साइन बाहर रहने दो, साइन 90 माइनस थीटा इज कोस थीटा, क्या बन जाएगा? कोस ओमेगा टी बन गया, कोस ओमेगा टी बन गया, माइनस साइन बाहर है, वापस माइनस आ गया, है ना। तो ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन बराबर हैं। एसी वोल्टेज अप्लाइड इन इंडक्टर आपने लगाया V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, जो I निकल के आया वो आया आई एम साइन ओमेगा टी माइनस π/2। आप ये बताएं, जैसे पहले वाले केस में जब आपने एसी वोल्टेज लगाया था रजिस्टर में, बोथ V एंड I वर इन सेम फेज, यहाँ पे सेम फेज में होंगे क्या? यहाँ पे सेम फेज में नहीं होंगे। ये वाला I हमेशा उससे π/2 पीछे रहेगा। कहने का मतलब अगर आप फेजर डायग्राम बनाएंगे, बाहर वाला V का है, लेट से V का एट t इक्वल टू 0 ये यहाँ पे है, तो t इक्वल टू 0 पे I कहाँ रहेगा? I यहाँ रहेगा। ये V है और ये आपका I है। तो आप लिखें यहाँ पे करंट विल लैग बाय π/2। आपका करंट विल लैग बाय π/2 विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज।
वोल्टेज के रिस्पेक्ट में उसका फेज हमेशा π/2 पीछे रहेगा। ठीक है, इसमें बता दें आप अगला आई एवरेज कितना रहेगा? जीरो, कुछ भी नहीं है, बस आपका बस एक एंगल ऐड हुआ है, साइन तो वही फंक्शन है, तो साइन का ये एंगल ऐड करने से बस वो शिफ्ट हो जाएगा आगे पीछे, ग्राफ वैसा ही रहेगा। तो आपका पॉजिटिव नेगेटिव करके आई एवरेज जीरो आएगा। पी एवरेज पी एवरेज क्या आएगा? नहीं नहीं, यहाँ पे साइन स्क्वायर नहीं बनेगा क्योंकि दोनों टर्म सेम नहीं है। नहीं, अगर दोनों चीज सेम है तो मैं स्क्वायर कर दूंगा, आप सेम बना दें। जब आप पी एवरेज निकालना चाहेंगे तो सबसे पहले आप पी इंस्टांटेनियस लिखेंगे। पी इंस्टांटेनियस इज वी इंटू आई, और वी आई हो जाएगा आपका वी एम आई एम, इसको मैं लिख रहा हूं साइन ओमेगा टी, और ये आपका वापस करेंगे तो आपका आ जाएगा ये सॉरी माइनस कोस ओमेगा टी। तो माइनस में यहां लिख रहा हूं साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी। ये टर्म ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो बन जाएगा आपका, ये 2 यहां ले आया, साइन 2 साइन थीटा कोस थीटा इज साइन 2 थीटा माइनस वी एम आई एम बाई 2 साइन 2 ओमेगा टी। ये पी इंस्टांटेनियस है, बाहर वाले टर्म कांस्टेंट है। यहां पे साइन 2 ओमेगा टी एक सिंपल साइन फंक्शन है, और साइन फंक्शन पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव भी होगा। एवरेज ओवर वन साइकिल विल बी जीरो, तो पी एवरेज इज जीरो। पी एवरेज पिछले केस में जीरो नहीं था, यहां पे जीरो है। यहां पे एक काम और देखें, जो हमने यहां पे आई एम लिखा है, आई एम है आपका वी एम बाय ओमेगा एल, ये नोट कर लेंगे आप। और ओमेगा एल को हम एक नए टर्म से डिनोट करेंगे जिसका नाम है एक्स एल। एक्स एल को आप बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, और ये आपका इक्विवेलेंट टू रेजिस्टेंस होता है, इक्विवेलेंट टू रेजिस्टेंस। क्लियर है यहां तक? अब लास्ट टाइम हमने बात करी थी कि अगर एवरेज करंट जीरो है बट पावर जीरो नहीं थी, यहां पे पावर जीरो होने का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है वो देखते हैं। हाँ जी, 2 साइन थीटा कोस थीटा इज साइन 2 थीटा। ठीक है, अब देखते हैं यहां पे पावर जीरो का सिग्निफिकेंस क्या है। आप देखें, एक साइकिल में जब यहां पे करंट बढ़ रहा होगा, आपके 4 साइकिल बनेंगे, एक में करंट बढ़ता है, एक में घटता है, एक में अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ता है, अपोजिट में घटता है। 4 साइकिल बनेंगे, मतलब 4 पार्ट बनेंगे साइकिल के, 4 क्वार्टर्स। तो पहले 1/4 पार्ट ऑफ साइकिल में यदि करंट बढ़ रहा है तो आपका वो इंड्यूस्ड ईएमएफ उसको अपोज करेगा। जब इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोज करेगा तो बैटरी को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, एंड दैट वर्क गेट स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ
एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। बताया था हमने, डिस्कस किया था क्या, जब इस बैटरी को एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा टू मेंटेन दैट करंट, तो जो वर्क डन इसने किया वो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में स्टोर हो जाएगा। टॉपिक कौन सा है ये, हमने डिराइव किया था ½ Li² एनर्जी स्टोर्ड एन इंडक्टर लास्ट चैप्टर में। तो जब आपका यहाँ पे करंट बढ़ रहा होगा और फ्लक्स बढ़ रहा होगा, उसको अपोज करने के लिए इसका एक बैक ईएमएफ रहेगा, उतने ही करंट को मेंटेन करने के लिए, इस बैक ईएमएफ को काउंटर करने के लिए जो एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा, दैट विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो पहले पार्ट में एक्स्ट्रा वर्क किया वो यहां स्टोर हो गया। सेकेंड पार्ट में आपका करंट फिर से घटेगा, करंट घटेगा तो ऐसे फ्लक्स घटेगा, तो घटते हुए फ्लक्स को बढ़ाने के लिए करंट ये उस डायरेक्शन में चलाता है, इसका मतलब वो करंट को सपोर्ट करेगा। तो पहले पार्ट में जो उसने बैटरी से एक्स्ट्रा पावर खींच ली थी, सेकेंड पावर में वो खर्च करेगा टू सपोर्ट दैट करंट। गेटिंग माई पॉइंट? दोबारा बोलता हूं मैं, पहले पार्ट में अगर मान लो आपका साइकिल का एक पार्ट, इस पार्ट में मान लो करंट बढ़ रहा था, उस बढ़ते हुए करंट को अपोज करने के लिए, बढ़ते हुए करंट को अपोज करेगा वो, तो उस अपोजिशन को काउंटर करने के लिए, सेम करंट फ्लो कराने के लिए आपकी बैटरी को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा उसके अगेंस्ट। वो जो एक्स्ट्रा वर्क किया वो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। सेकेंड पार्ट में जब करंट वापस घटेगा तो क्या करेगा, वो फ्लक्स घटेगा, और कोयल का नेचर होता है कि उसको सपोर्ट करे, तो जो उसने पहले पार्ट में एनर्जी स्टोर करी थी वो उस करंट को अब सपोर्ट करने के फॉर्म में खर्च होगा। ठीक है, ऐसे ही बचे हुए दो पार्ट, में क्या करेगा, वो उस साइड से बढ़ेगा तो अपोज करेगा, ये आपकी एनर्जी स्टोर होगी और फिर आपकी एनर्जी खर्च होगी। लिखें इस बात को आप, in the first 1/4 cycle, work is done to establish Im against back EMF, and this work done is stored as magnetic energy. In second 1/4 cycle, stored energy is used to support the flowing current, तो इस तरीके से एक पार्ट में आपकी एनर्जी स्टोर होती है, एक में खर्च होती है, एक में स्टोर होती है, अगले में खर्च होती है, तो आपका नेट पावर कंज्यूम्ड आपका 0 रहता है। ठीक है, इतना ही करते हैं आज, थैंक यू।